हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजडम डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं प्रियंका चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सो आज हम अनदर 30 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेने वाले हैं और इनके आज हमारे जो टॉपिक हैं वो रहेंगे रेडियो एक्टिविटी। ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इन्हीं के ऊपर हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। रेडियो एक्टिविटी, फर्टिलाइजर्स एंड गैशियस लॉ। ओके, इन 3 टॉपिक्स पे आज हमारे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। इनका अप्रोच कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, और इनके साथ साथ में जो बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको साथ में समझाते जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि इसका आंसर ये है, टिक किया आगे बढ़े, नहीं, अच्छे से सारी चीज़ों को कंसेप्ट वाइज समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ। हमें पता है कि गैस के 5-6 काफ़ी नियम थे, है ना, तो वो सारे नियम, इनमें से 4 नियम लिखे हुए, कंजर्वेशन ऑफ मास, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। 4 नियम लिखे हैं और ये बोल रहा है कि अगर मुझे कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो बैलेंस का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। तो लेफ्ट साइड में अगर मेरे पास एक कार्बन है तो राइट साइड में भी मेरे पास एक ही कार्बन होना चाहिए। तो ये जो है बैलेंस करना इक्वेशन को, तो ये कौन सा नियम हमको बताता है? ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण, है ना। यहाँ पर जितना मास है राइट साइड में भी उतना ही मास होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो ये वो चीज़ है। बाकी के 3 लॉ क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब कि कोई भी 2 एलिमेंट्स को अगर मैं एक सही अनुपात में कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक कंपाउंड मिलेगा, जैसे कि H2O। H और O को मैंने सही तरीके से कंबाइन किया तो कंपाउंड मिल गया। मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि 2 एलिमेंट्स मेरे को लेने हैं, इन 2 एलिमेंट्स में से मैं काफ़ी सारे एलिमेंट्स मतलब मॉलिक्यूल्स बना सकती हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके से C2O5O3, इस तरीके से मैं बहुत सारे 2 ही एलिमेंट से बहुत सारे उसके ऑक्साइड्स या जो भी मल्टीपल इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बना सकती हूँ। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर मुझे 3 लेने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। इन 3 एलिमेंट से 3 अलग अलग मुझे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और उन तीनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स का जो भी जो अपन का अनुपात है वो एक होल नंबर रेशियो ही होगा। मतलब उनको जब मैं कट करूंगी उसके जितने भी मासेस है तो मुझे होल नंबर उसका मिलेगा। तो ये जो सारे लॉ है ये कहते हैं, मैंने कंसेप्चुअल वीडियो में बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डील्स विद द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें पता है लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। तो ये कह रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास के बारे में कौन सा नियम बात करता है? तो अभी जो हमने पढ़ा बैलेंसिंग इक्वेशन, सेम वही चीज़ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं बोलेंगे, मास बोलेंगे। सो इट्स आंसर नंबर 3, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कुछ होता ही नहीं है। आगे द रेशियो, अनुपात बताना है, वेट बाय विच कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन का बताना है, कंबाइन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। कार्बन का होता है वेट, भार कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का होता है 16। अब इसका हमें रेशियो लेना है, तो कटिंग कर लेते हैं 2 से 6:8 और कटिंग हो जाएगी 3:4। फाइनल आंसर क्या है? 3:4। 4:3 नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पहले आता है, तो 3:4 राइट है, बाकी सब गलत है। तो आंसर नंबर 1 ए। आगे डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड्स। हाँ जी, देखिए आ गया, वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में अगर मैं ऑक्सीजन को जोड़ती हूँ, अब ऑक्सीजन मैं कितने भी ले सकती हूँ, 1 लिया, अगर 2 लिया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो देख रहे हैं 2 ही एलिमेंट मैंने इस्तेमाल किया और इतने सारे एलिमेंट मॉलिक्यूल्स मैंने कंपाउंड्स बना दिए। तो इस चीज़ को ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी हो सकता है ना। तो ये कौन सा नियम प्रूव करता है? तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये प्रूव करता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। बाकी के सारे नियम्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में इस तरीके से भी पूछ ले जाते हैं कि उन
किस साइंटिस्ट ने उसको उस नियम का इजाद किया या उसके बारे में सबसे पहले कंसेप्ट दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको कैसे अप्रोच करना है, ज़रूरी नहीं है आपको सारे साइंटिस्ट के सारे कंसेप्ट्स के साइंटिस्ट याद रहे, जो आपको याद है पहले वो फिक्स कर दो, ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। इसका मैं आपको एक थोड़ा सा इजी तरीका बताती हूँ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, आर से शुरू हो रहा है तो रिक्टर, ठीक है, तो सी का सेकंड, ये देखो एक से ही मेरा आंसर ही निकल गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बट बाकी भी देख लेते हैं। एक तो आर से रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, आर से रिक्टर। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सबसे पहला मास होता है, फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिर मल्टीपल, फिर रेसिप्रोकल। तो ये सबसे पहला है, ये दिया था एंटोइन लेवोइजियर ने, तो ए डॉट लेवोइजियर, तो ए अल्फाबेट में सबसे पहले एंड लॉ ऑफ मास सबसे पहले, तो इसका भी थर्ड, तो ए का थर्ड। बाकी का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बी का फर्स्ट, डाल्टन ने दिया था, एंड लास्ट में है कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट रेशियो, तो वो दिया था लुइस प्राउस्ट ने। इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक से आप करेंगे ना, तो एक ही चीज़ पता होने से भी आपका पूरा आंसर सॉल्व हो जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट करेक्ट फॉर, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि लेफ्ट साइड में जो भी रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट है, राइट साइड में भी उसका जो मास है वो उतना ही होना चाहिए। मतलब जो मास है ना ही उसको हम बना सकते हैं, ना ही बिगाड़ सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, वो सिर्फ चेंज हो सकता है। तो LHS शुड बी इक्वल टू RS। अब ये कहता है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये रेडियो एक्टिव जो भी चेंजेस होते हैं उसमें ये लॉ, ये जो नियम है, ये काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव वाले जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें क्या होता है, हमने आइंस्टीन की ये पढ़ी होगी, E इज इक्वल टू mc², है ना, एनर्जी और मास का रिलेशन पढ़ा था कि जो मास है उसको हम ऊर्जा में, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में जो भी प्रोसेसेस होते हैं, सपोज कीजिए रेडियो एक्टिविटी में किसी का भार 50 है, प्रोसेस होने के बाद हो सकता है वो 49 ही रहे उसका भार। क्यों? क्योंकि वो जो एक बच गया, जो माइनस किया है, ये हो सकता है कि एनर्जी के रूप में बाहर निकल गया हो, मतलब मास जो है इसका वो कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया है एनर्जी में और बाहर निकल गया। तो अब मास में चेंज हो गया, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टूट गया, मतलब इस पे प्रूव नहीं होता है। तो इसलिए रेडियो एक्टिविटी वाले जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करता, क्योंकि मास जो है वो एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल फर्टिलाइजर, उर्वरक वाला जो कंसेप्ट है उसमें आ गया। सिंगल फर्टिलाइजर मतलब जनरली फर्टिलाइजर में 3 एलिमेंट्स होते हैं, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो कह रहा है सिंगल फर्टिलाइजर कौन सा है, तो सिंगल मतलब कि जिसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए NP फर्टिलाइजर, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आ रहा है, तो नहीं। NPK, नाइट्रोजन भी आ रहा है, फॉस्फोरस भी आ रहा है, पोटेशियम भी आ रहा है, तो ये भी नहीं। सुपर फॉस्फेट, इसमें सिर्फ फॉस्फोरस आ रहा है, तो सिंगल हो गया फर्टिलाइजर, आंसर डन, नन ऑफ द अबव है ही नहीं। इस तरीके से अप्रोच रखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। रियल गैस विल अप्रोच द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। हाँ जी, गैसियस लॉ से ये क्वेश्चन है। क्या है? रियल गैस जो है, जो वास्तविक गैस है, वो हमारी आदर्श गैस जैसा कब बिहेवियर शो करने लगती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे जब ये कंडीशन होगी तब ये वाली चीज़ फुलफिल होगी। इसी का उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसका उल्टा क्वेश्चन क्या है कि रियल गैस आइडियल गैस के साथ कब उसका बिहेवियर डेविएट होगा, मतलब विचलन होगा उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में। तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, फिर आंसर होगा हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो इस तरीके से ट्रिक कर सकते हैं। तो आप एक कंसेप्ट मान के चलिए और दूसरे का उसमें क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फर्टिलाइजर्स। इसमें 4 चीज़ें दे रखी हैं, चारों में से कौन सी बात सही है उर्वरक फर्टिलाइजर्स के लिए। तो देखते हैं। दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक यानी जितने भी पोषण तत्व है, हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं तो हमें, जैसे मुझे चाहिए कि इस प्लांट के लिए मुझे नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, तो मैं उस तरीके का फर्टिलाइजर बना सकती हूँ, राइट। लेबोरेटरी में मैन मेड ही होता है, तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, सही बात है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। हमें पता है मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो ह्यूमस होता है, उसमें मतलब उसमें सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो वो ह्यूमस होता है। तो जो
फर्टिलाइज़र होता है दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, बिल्कुल सही बात है, वो ह्यूमस नहीं देते हैं सॉइल को, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नहीं देते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दे आर एब्जॉर्ब्ड स्लोली बाय द प्लांट्स एज दे आर नॉट मच सॉल्यूबल, बिल्कुल गलत बात है ये कह रहा है कि प्लांट्स बहुत आसानी से उसको एब्जॉर्ब ले नहीं पाते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो बिल्कुल गलत है, वो तो बहुत रेडिली अवेलेबल होता है, बहुत जल्दी प्लांट्स उसको ले लेते हैं, एंड दे आर वेरी मच सॉल्यूबल इन वाटर, तभी तो वाटर पोल्यूशन होता है, जो फर्टिलाइजर्स कभी कभी पॉन्ड्स या लेक्स में चले जाते हैं तो वो पानी में बहुत अच्छी तरीके से घुलते हैं और सॉल्यूबल हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, तो 1, 2 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आ जाता है, तो ये कंसेप्ट आपको जब तक प्रॉपर्टीज़ फर्टिलाइजर्स की क्या क्या होती है, खाद की, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है फर्टिलाइजर और मैन्योर में, तो ये सारी चीज़ें तब नहीं सॉल्व हो पाती हैं। आगे, द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड है, लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था, NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन फॉस्फोरस सोडियम तो होता ही नहीं है, कैल्शियम भी नहीं होता है, ऑल एलिमेंट्स तो हो ही नहीं सकता, पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स से फर्टिलाइजर कभी बना सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। Which one of the following cannot be used as a nitrogenous fertilizer? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो हमें नाइट्रोजन देते हैं, जो नाइट्रोजन स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा नाइट्रोजन हमको नहीं देता, मतलब उसको फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये कुछ दिख रहा है, HNO3, निट्रिक एसिड, बहुत कंसनट्रेटेड एसिड होता है ये, इसको मैं ज़मीन में डालूंगी तो प्लांट वहीं मर जाएगा, तो इसमें है तो नाइट्रोजन, आपको सब में नाइट्रोजन दिख रहा होगा, नाइट्रोजन तो सब में है, तो सब देने चाहिए, लेकिन निट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, वो प्लांट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो ये जो चीज़ है ये हम प्लांट को कैन नॉट नहीं दे सकते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, हाँ प्लांट्स के अंदर अगर मुझे उसकी जल्दी से उसके अंदर फूल अगर लेके आने हैं प्लांट्स में कि फटाफट से उसमें जो वो प्रक्रिया है वो फटाफट से हो, तो मैं उसमें क्या चीज़ डालूंगी, तो मैं उसमें फॉस्फोरस डालूंगी। इसका एक ट्रिक बता देती हूँ, पुष्प या फिर फूल, फूल तो इसे F से हो जाएगा, पुष्प और क्या लिखा है फ्लावर, हाँ पुष्प ही याद रखते हैं ना, तो प से आ रहा है, P से, तो फॉस्फोरस। अब आप बोलेंगे पोटेशियम भी तो है, लेकिन अगर मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिखूँ तो फॉस्फोरस होता है P, पोटेशियम होता है K, तो P क्या है, फूल है, पुष्प है, तो पुष्प वगैरह के लिए अगर मुझे प्लांट्स में जल्दी करना है तो मुझे क्या यूज़ करना है, फॉस्फोरस, पोटेशियम नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। NPK इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको और क्या कहा जाता है, इसको बिल्कुल मिक्स्ड फर्टिलाइजर कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों एलिमेंट्स मिक्स्ड है, तो इसलिए इसको मिक्स्ड फर्टिलाइजर कहते हैं। इसको किसान का खाद मतलब किसान खाद भी बोला जाता है। पोटैश फर्टिलाइजर्स आर इवेल्युएटेड, हाँ जो फर्टिलाइजर्स में जो पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम वो किस रूप में पाया जाता है, तो वो K2O के रूप में पाया जाता है। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो किस रूप में पाया जाता है, तो N2O5 के रूप में पाया जाता है। तो पोटेशियम हो गया, नाइट्रो, इस तरीके से मतलब पूछ लेते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे पूछा है पोटैश फर्टिलाइजर्स जो है वो किस तरीके से निकलता है, K2O के फॉर्म में निकलता है। सॉरी नाइट्रोजन नहीं, फॉस्फोरस है ये, सॉरी फॉस्फोरस, P2O5। फॉस्फोरस के लिए अगर पूछेंगे तो P2O5 के फॉर्म में होता है, पोटेशियम के लिए K2O होता है, नॉट नाइट्रोजन। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट, न्यूट्रॉन जो है वो इनमें से सब में होता है लेकिन एक में नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, हाइड्रोजन। हमको पता है हाइड्रोजन क्या होता है, 1 है ना, तो नीचे क्या है प्रोटॉन और ऊपर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एक ही प्रोटॉन है तो ऊपर मास भी क्या है, सिर्फ उस प्रोटॉन की वजह से ही आ रहा है ना, तो इसमें न्यूट्रॉन क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है। कार्बन C612 है ना, तो 12 - 6 न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास को एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, तो इसमें 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। हीलियम क्या होता है 2 और 4, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन्स है, सब में न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, बट हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है।
आगे, रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, हाँ इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होता है कि हम किसी के रिलेशन में उसका मास पूछ रहे हैं। एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। प्रोटॉन का क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये रिलेटिव मास पूछ रहा है, तो रिलेटिव मतलब कि प्रोटॉन के रिलेशन में ये पूछ रहा है। तो इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगी, इसको ऊपर रखेंगे क्योंकि इसका मास थोड़ा ज़्यादा है, तो प्रोटॉन का मास अपॉन न्यूट्रॉन का मास है ना, न्यूट्रॉन नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। तो इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे ये मिलेगा 1/1837। डिफरेंस इतना है, तो मतलब इन दोनों को डिवाइड किया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के मास को जब मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे रिलेटिव मास मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और वो वैल्यू क्या है 1/1837। राइट, डिवीजन करना है, डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो मुझे मिलेगा 1/1837। राइट, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following contains maximum percentage of nitrogen by mass? सारी चीज़ें दे रखी हैं, पहले तो इनको केमिकल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे इसका मास। यूरिया क्या होता है NH2CO NH2, ये यूरिया है। अमोनियम साइनाइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें लिखी है। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा किस में है, तो आप सबका कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा आएगा यूरिया में, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 47% नाइट्रोजन पाया जाता है। बाकी सब में भी है नाइट्रोजन बट इसके रिलेटिव में कम है, सबसे ज़्यादा यूरिया में होता है नाइट्रोजन। राइट, When a electron moves from a higher orbit to a lower orbit, तब क्या होता है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट, अगर ये ऊपर से नीचे लोअर ऑर्बिट में जा रहा है तब एनर्जी का क्या होता है। तो मैं दोनों कंसेप्ट बता देती हूँ। जब इलेक्ट्रॉन नीचे से, जब इसको एनर्जी मिलती है ना, जब इसको एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को तो एक्साइट हो जाता है, तो जंप करने की कोशिश करता है, तो ये हायर ऑर्बिट्स की तरफ जाता है, और जब ये अपने खुद से एनर्जी रिलीज करता है, बाहर निकालता है, तो ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है और ज़्यादा स्टेबल स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो हायर से लोअर में जा रहा है तो क्या हो रहा है, हायर से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो एमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, एनर्जी बाहर निकलेगी। द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, एटम के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बढ़ता है ना घटता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्ब, हाँ एनर्जी जब लेगा तो वो हाई ऑर्बिट में जाएगा, एक्साइट होगा, जंप करेगा, तो एमिशन होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी। राइट आंसर। बोर्स थियरी इज एप्लीकेबल टू, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बोर थियरी किसके ऊपर, इन्होंने जो भी बताया, जिस भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इन्होंने ये थियरी दी। अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए ये थियरी नहीं है पॉसिबल। तो हाइड्रोजन एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सही है। हीलियम प्लस, प्लस का क्या मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हीलियम क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, प्लस साइन आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सही है। लिथियम 2+, लिथियम क्या होता है 1s2 2s1, राइट। तो लिथियम 2+ यानी कि दो को माइनस करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 1 और 2, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1s1, तो तीनों में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ रही है, 1s1 आ रही है। तो यानी कि ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, ऑल ऑफ दीज। हम हड़बड़ाहट में क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को टिक कर देंगे क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाकी भी तो देखो प्लस चार्ज आ रहा है, तो प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन बन गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई, तो वो भी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये होता है थोड़ा ट्रिक वाला टाइप का, तो अच्छे से कंसेप्ट हमें समझने हैं। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्लैंक कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है, 6.6 सब जगह है, 10 to the power 32 34 33 34।
32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 है, 34 है, सेम है। अब आ जाते हैं हम इसके यूनिट पे। यूनिट ध्यान होनी चाहिए, ये स्लैश नहीं है, तो यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारी प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट होती है, ग्राम में नहीं होता है, किलोग्राम में होता है, वो ज़्यादा ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम उसके लिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, डायरेक्ट क्वेश्चन है। The rule which states that no two electrons can have same value of 4 quantum numbers. 4 quantum numbers मैंने कैसे समझाए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है ये। 4 क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जो हमको 4 होते हैं ये टोटल, और ये हमको क्या बताते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं कि वो उस एटम में एग्जैक्टली उस समय कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो वो है 4 क्वांटम। तो ऐसा कौन सा रूल है जो ये बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते? तो ये हमें बताया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। बाकी के प्रिंसिपल क्या कहते हैं, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने बोला कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, किसी भी एकदम सूक्ष्म जो पार्टिकल होता है उसका हम एग्जैक्ट प्लेस और उसकी स्पीड दोनों एक साथ बताना इम्पॉसिबल होता है। ऑफबो प्रिंसिपल, ऑफबो ने ये बताया कि पहले लोअर एनर्जी के जो ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर हायर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको फिल करेंगे। डी ब्रोगली ने बताया कि जो भी मैटर होता है उसमें दोनों नेचर होते हैं, वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। लैम्डा इज इक्वल टू पी अपॉन एम वी, ये इसका एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। आगे बढ़ते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम विच इज़ 24। ये मैंने उसमें बताया था, क्रोमियम और कॉपर ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं इनका। जैसे नॉर्मल हम जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वैसे इसमें नहीं किया जाता है। तो 1s2 सब में है, 2s2 सब में है, 2p6 भी सब में है, 3s2 भी सब में है, 3p6 तक, यहाँ तक सब सेम है। बातें करनी है हमें यहाँ की, इतना बात करना है, ठीक है। तो 3d6 आ गया, 4s2 3d। अब देखिए 3p के बाद में आता है 4s, तो कायदे से तो 4s2 और फिर 3d4 ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन हमारा राइट आंसर ये है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। ऐसा क्यों? क्योंकि d का अगर अपन देखते हैं सारे ऑर्बिटल्स तो 5 होते हैं, 1 2 3 4, ये राइट होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है और इसको हाफ फिल कर देता है, आधा भर देता है इसको। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, इसकी जो स्थाई जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक्सेप्शनल केस है ये, ठीक है। सेम टू सेम कॉपर के लिए भी है, 29 होता है इसका, इसमें भी क्या होता है 3d10 हो जाता है बट 4s1 रहता है, कॉपर और क्रोमियम। ध्यान रखेंगे इस बात को, एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मल रूटीन वाला नहीं है। 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप्स। आइसोटोप की परिभाषा पूछ ली गई है सीधी सीधी, तो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बिल्कुल सही है, कोई भी है 6 12 6 14, ये कार्बन का मैंने आइसोटोप बनाया है। एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास जो है वो अलग होता है, उसी को हम बोलते हैं आइसोटोप। The phenomena of radioactivity was discovered by, रेडियो किसने, इसकी खोज किसने की थी? तो ये थे हमारे हेनरी बैक्वेरेल, और इसी की वजह से रेडियो एक्टिविटी की जो SI यूनिट है वो भी क्या है, बैक्वेरेल है, मैरी क्यूरी नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं हमेशा बताती हूँ न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास क्या है 27 माइनस नंबर क्या है 13, इसको माइनस कर देंगे 14 का है C, खत्म, इतना ही है इसमें। Which of the following is the correct sequence in terms of increasing mass? सबसे ज़्यादा भार के हिसाब से, मतलब धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे भार बताना है, वो चीज़ बतानी है। तो इसमें से सबसे कम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, फिर प्रोटॉन का,
फिर हाइड्रोजन एटम का और फिर अल्फा पार्टिकल का। बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, प्रोटॉन का हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। हाइड्रोजन एटम में क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को ऐड कर दिया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम पार्टिकल्स होते हैं 2-4, इसका मास कितना है 4 यूनिट। तो हमारा राइट जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस नंबर बी है। कहाँ चला गया, अब तो एंड हो रहा है अभी तो, ये रहा, आगे बढ़ रहे थे हम। हाँ देखिए, फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज, क्या पूछा है, द स्पीशीज हैविंग आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो किसके अंदर सेम है। तो इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, किसका कन्फिगरेशन सेम है, तो देखिए इसमें 18 है, इसमें 19 है, लेकिन एक प्लस, यानी कि प्रोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो माइनस करना पड़ेगा, तो 19 माइनस 1 18, ये तो ऑलरेडी 18 है। 19 है 2 प्लस, यानी कि 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो 19 का हो जाएगा 17। 20 है प्लस 1 प्लस है तो 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 19। तो कौन सा सेम नज़र आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ए हमारा राइट आंसर है। ये अप्रोच रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल लगता है इसको समझाने के लिए। तो 1s2 ये तो सही है, 1s2 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 सब सही है, 2s2 यहाँ तक भी सही है, 2p6 2p6 ये भी सही है, ये यहीं पर ही ख़त्म कर दिया। आगे 3d10n, 3d तो आता ही नहीं है, 3s के बाद में 3p पर जाएंगे, 3s के बाद में 3p आता है, उसके बाद में d सीरीज शुरू होती है, तो नॉट पॉसिबल, b वाला इज नॉट पॉसिबल। बस 2 मिनट है ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज का, लाइम इज समटाइम्स अप्लाइड टू सॉइल इन ऑर्डर टू, जो लाइम है जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कभी कभार हम मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं। क्यों करते हैं, ये फर्टिलाइजर्स वाला जो टॉपिक है उससे है। तो ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है ना, क्षारीय होता है। तो ये हम कब ऐड करेंगे, जब हमारी मिट्टी कैसी होगी, एसिडिक होने लगती है। तो जब हमारी मिट्टी एसिड होने लगती है तो हम उसमें थोड़ा सा बेस डालते हैं ताकि क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, हमारा जो पीएच है वो 7 पर हमारा पीएच आ जाए। तो इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, लाइम डालने से क्या हम एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करेंगे, नहीं, हम एल्कलिनिटी जो कि होता है बेसिक, वो हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ बैलेंस हो जाए। मेक द सॉइल मोर पोरस, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, एंड रीस्टोर नाइट्रेट्स, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल हमारा आंसर नंबर बी। तो इसी के साथ हमारे आज के जो 30 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अप्रोच, कंसेप्ट, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसके साथ। अब हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।